क्रिस्टोफर नोलन उन डायरेक्टर्स में से एक हैं जो कभी भी अनकन्वेंशनल राइटिंग और एक दूसरे में बिल्कुल उलझी हुई मगर एक दूसरे पर निर्भर कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन पेश करने में हिचकिचाते नहीं हैं। चाहे सन 2000 में आई फिल्म मोमेंटो हो, 2006 में आई प्रेस्टीज हो, 2010 में आई फिल्म इंसेप्शन हो या फिर हाल ही में आई फिल्म टेनेट हो, हर फिल्म का स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नोलन दर्शकों को अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक इसी तरह की फिल्म इंटरस्टेलर भी है। फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी इस फिल्म में इतना पोटेंशियल है कि ये दर्शकों को फिर से फिल्म को रिविजिट करने के लिए मजबूर करती रहती है। हालांकि इस फिल्म को रिविजिट करने से पहले आपको इस एक्सप्लेनेशन को देख लेना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन फिल्म को समझने में आपकी बहुत मदद करेगी। दोस्तों, इस फिल्म में अलग अलग टाइम पीरियड हैं और स्टोरी लाइन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कहानी में एक भी टाइम पीरियड मिस करने पर कहानी को समझ पाना एक कठिन काम बन जाता है और ढेरों कन्फ्यूजन पैदा होती है। दोस्तों, इसलिए मैंने फिल्म के वेरियस टाइम पीरियड को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। इस फिल्म में हमें सबसे पहली चीज जो समझनी है कि इंटरस्टेलर का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इंटरस्टेलर का मतलब है तारों के बीच का फैलाव। इसे इस तरह से समझिए, जब आप राजधानी एक्सप्रेस पकड़ते हैं तो ये आपको देश के एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक लेकर जाती है। ठीक ऐसे ही अगर कोई इंटरस्टेलर एक्सप्रेस होती तो इसका मतलब होता कि ये आपको एक तारे से दूसरे तारे तक लेकर जाएगी। इंटरस्टेलर का मतलब ही है एक तारे से दूसरे तारे के बीच की यात्रा या तारों के बीच का फैलाव। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है कि धूल भरी आंधी, जिसे फिल्म में ब्लाइट कहा जाता है, ये क्या है और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, ब्लाइट एक धूल भरी आंधी है जो धरती पर फसलों को तबाह कर रही है। गेहूं, सब्जियां और आलू पिछले कुछ सालों में ही इस धूल भरी आंधी की वजह से बर्बाद हो चुकी है और अब इन्हें फील्ड में नहीं उगाया जा सकता है। और जैसे जैसे ये धूल भरी आंधी ब्लाइट शक्तिशाली हो रही है, जल्दी ही मक्के की फसल भी जो खुले में अभी भी उगाई जा सकती है, मरनी शुरू हो जाएगी। मक्के की फसल ही एकमात्र ऐसी फसल है जो लोगों का पेट भर रही है। धूल भरी आंधी की वजह से हवा में नाइट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। इसके साथ साथ लोगों में फेफड़े संबंधी बीमारी भी बढ़ रही है। प्रोफेसर ब्रांड एक दफे कहते हैं कि जल्द ही आने वाली पीढ़ी भूखमरी से मर रही होगी। तब तक धरती पर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी कि अगर वे खाने की कमी को दूर भी कर लें, तब भी ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत होती रहेगी। अब हमें तीसरी चीज समझनी होगी कि नासा का प्लान ए और प्लान बी क्या है। तो दोस्तों, प्लान ए के तहत कूपर और उसकी टीम को ब्लैक होल गारगेंचुआ के पास से क्वांटम डेटा ट्रांसमिट करना है, जिसका इस्तेमाल नासा में प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करेंगे, जिससे कि वे ग्रेविटी को समझ सकें कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और ग्रेविटी को हार्नेस कर सकें। प्रोफेसर ब्रांड ऐसा इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाया जा सके जो हजारों लोगों को अर्थ के ढेरों रिसोर्सेस के साथ स्पेस में ले जा सके। प्रेजेंट रॉकेट टेक्नोलॉजी इतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकती है जिससे कि इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जा सके। लेकिन अगर ब्लैक होल की एनोमली से जुड़े क्वांटम डेटा कूपर और उसकी टीम ट्रांसमिट करेगी, तो इससे प्रोफेसर ब्रांड को अपने ग्रेविटी इक्वेशन को सोल्व करने में मदद मिलेगी, जिससे कि वे मरते हुए अर्थ से लोगों को बचाकर स्पेस में ले जा सकें। चलिए अब जानते हैं कि प्लान बी क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाते हैं तो प्लान बी के तहत कूपर और उसका क्रू वर्म होल के दूसरी तरफ दूसरी गैलेक्सी में लाजरस मिशन पर भेजी गई टीम के द्वारा भेजे गए सिग्नल को ट्रैक करके उन ग्रहों की खोज करेंगे जहां से उन्होंने आखिरी बार इस सिग्नल को ट्रांसमिट किया था। अगर वो प्लानेट रहने लायक है तो वे अपने साथ लाए फर्टिलाइज एग को उन्हीं प्लानेट में फर्टाइल करेंगे और वहीं रहेंगे। हालांकि बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर ब्रांड जानता था कि वो कभी भी ग्रेविटी इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएगा
और असल में प्लान बी ही प्लान ए है, यानी इंड्योरेंस मिशन में भेजे गए कूपर और उसका पूरा क्रू कभी वापस नहीं आएंगे। ये खुलासा प्रोफेसर ब्रांड मरने से ठीक पहले मर्फ के सामने करता है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए। चलिए अब चौथी चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि ग्रेविटी इक्वेशन क्या है। तो दोस्तों, ग्रेविटी इक्वेशन ग्रेविटी को कंट्रोल करने का, उसे हार्नेस करने का एक तरीका है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ये है कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी होती है और इसका प्रभाव क्या होता है, पर हम ग्रेविटी को पैदा नहीं कर सकते हैं और न ही ग्रेविटी के इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लेविटेशन के अलग अलग उपायों के जरिए इसकी नकल तो कर सकते हैं, पर ग्रेविटी को पैदा नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से न्यूटन और आइंस्टीन के विचार भी ग्रेविटी को लेकर बिल्कुल अलग हैं। इसलिए हमारे पास ग्रेविटी को लेकर कोई एक सेंट्रल थ्योरी भी नहीं है। प्रोफेसर ब्रांड सालों से ग्रेविटी की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे इसमें नाकामयाब रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी ब्लैक होल के प्रभाव से जुड़े क्वांटम डेटा मिल जाएं, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इस पहेली को सुलझा लेंगे। हालांकि प्रोफेसर ब्रांड ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कूपर द्वारा टेसरैक्ट के अंदर से भेजे गए क्वांटम डेटा का इस्तेमाल करके मर्फ ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। ये क्वांटम डेटा कूपर 5th डायमेंशन से मर्फ को भेजता है और तब जाकर हमें पता चलता है कि मर्फ के बचपन में जब उसके कमरे में किताबें किसी खास पैटर्न में गिरती थी तो इसका क्या मतलब था और मर्फ के कमरे के अंदर घोस्ट की क्या कहानी थी। तो चलिए पांचवी चीज समझते हैं कि मर्फ के कमरे का घोस्ट कौन था। तो फ्रेंड्स, मर्फ के बचपन में उसके कमरे के सेल्फ से किताबें अपने आप गिरती थी। ये किताबें एक पैटर्न में गिरती थी जिसे मूर्स कोड के जरिए पढ़ा जा सकता था, जिसे मर्फ मूर्स कोड की तकनीक का इस्तेमाल करके पढ़ने की कोशिश भी करती थी। असल में ये किताबें खास पैटर्न में कूपर ही गिरा रहा था। अब सवाल उठता है कि वो एक साथ दो जगहों पर कैसे था। वो मर्फ के साथ प्रेजेंट टाइम में भी था और फ्यूचर में भी एक साथ कैसे था। तो दोस्तों, फिल्म में बतलाया जाता है कि 5th डायमेंशन एक ऐसी जगह है जहां टाइम भी किसी फिजिकल फॉर्म में रह सकती है। अब चूंकि ग्रेविटी ही एक ऐसी मात्र चीज है जो हर डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, इसलिए एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में अगर कोई संदेश भेजना हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के जरिए ही किया जा सकता है। और फिल्म के लास्ट में जब कूपर ब्लैक होल में गिर रहा होता है, कूपर को इंटेलिजेंट स्पीसीज, जिसे वे फिल्म में दे कहते हैं, 5 डायमेंशन में एक टेसरैक्ट में कैच करती है और उसे ब्लैक होल में समाने से बचाती है। इस टेसरैक्ट में वो मर्फ के बचपन में उस कमरे को देख सकता है और ग्रेविटी की मदद से वहां किताबें गिराकर उसे पास्ट में संदेश भेजने की कोशिश करता है। वो कूपर ही होता है जो खुद को बाइनरी कोड के जरिए नासा के सीक्रेट लोकेशन की जानकारी देता है। चलिए अब छठी चीज समझते हैं कि फिल्म में दे कौन है। क्या ये कोई स्मार्ट एलियन स्पीसीज है? तो फ्रेंड्स, दे कोई एलियन स्पीसीज नहीं है जो धरती के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि कूपर के हिसाब से ये इंसान ही हैं जो 5th डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं और जिन्होंने फ्यूचर से हमें बचाने के लिए सैटर्न ग्रह के पास वर्म होल प्लेस किया है। अर्थ में पिछले 50 सालों से जो ग्रेविटेशनल एनोमली देखी जा रही है, उसके पीछे भी दे हैं। चलिए अब 7वीं चीज समझते हैं कि ये वर्म होल क्या है। तो फ्रेंड्स, वर्म होल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। वर्म होल का इस्तेमाल करके एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक की यात्रा मिनटों में पूरी की जा सकती है। इसे इस तरह से समझिए, यहाँ आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये पेपर टाइम और स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमें पेपर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो हमें अपनी यात्रा पॉइंट ए से शुरू करनी होगी और पॉइंट बी तक जाना होगा। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी दो गैलेक्सी हैं तो यहाँ तक की यात्रा करने में हमें हजारों, लाखों या करोड़ों साल का समय लग सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसमें कई गैलेक्सी हैं।
जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग छोर में हो सकती हैं। लेकिन अगर हम पेपर को मोड़कर पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला दें तो असल में पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही पॉइंट बन जाएगी। हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए बस पेपर में एक होल करना होगा। अगर यही होल स्पेस टाइम में कर दिया जाए तो इसे वर्म होल कहते हैं। वर्म होल टाइम और स्पेस के फैब्रिक को मोड़ सकती है, इसमें होल बना सकती है, जिसका इस्तेमाल करके ब्रह्मांड में अनंत दूरी तक की यात्रा की जा सकती है। चलिए अब 8वीं चीज समझते हैं कि ब्लैक होल के समीप मिलर्स प्लैनेट में टाइम स्लो क्यों हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझनी होगी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स चीज है। हमें यहाँ बस एक चीज जान लेनी चाहिए कि ब्रह्मांड में कोई भी भारी चीज अपने इर्द गिर्द ढेरों स्पेस टाइम को समेटे होती है, यानी जितनी भारी चीज उतना ज्यादा स्पेस टाइम। अगर हम समय को एक रिसोर्स माने, किसी तरह का संसाधन माने, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कोई चीज जितनी भारी होगी अपने आसपास उतना ही अधिक स्पेस टाइम बटोरी हुए होगी। और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो बहुत भारी होती है। इसका मतलब है कि किसी ब्लैक होल के पास टाइम भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि वो टाइम और स्पेस को उतना ही अधिक डिस्टोर्ट करेगी। जैसे जैसे हम किसी ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं, टाइम स्लो होने लगता है। इसलिए ब्लैक होल गारगेंचुआ के करीब बिताया गया 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होती है। चलिए अब 9वीं चीज समझते हैं कि डॉक्टर मैन की क्या समस्या थी। दोस्तों, इंडोरेंस मिशन भेजने से पहले नासा ने ईयर 2055 के आसपास लाजरस मिशन भेजा था। इस मिशन के लीड थे डॉक्टर मैन। लाजरस मिशन का काम था कि वे वर्म होल के जरिए दूसरी गैलेक्सी में जाएंगे और वहां हैबिटेबल प्लैनेट की खोज करेंगे। वे एक ऐसी प्लैनेट की खोज करेंगे जहां रहा जा सकता है, और उनका मिशन था कि वे अपने अपने प्रोस्पेक्ट प्लैनेट से सिग्नल भेजेंगे। जब इंडोरेंस मिशन वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में पहुंचता है, वे 3 ग्रह मिलर्स प्लैनेट, मैन्स प्लैनेट और एडमंड्स प्लैनेट से सिग्नल रिसीव करती है। लाजरस मिशन के सभी लोगों को मालूम था कि ये उनका वन वे ट्रिप है। अगर उन्हें हैबिटेबल प्लैनेट नहीं मिलेगा तो वहीं उनकी मौत हो जाएगी। और ये बात डॉक्टर मैन भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन जब डॉक्टर मैन को हैबिटेबल प्लैनेट नहीं मिलता है तो डॉक्टर मैन अपने प्लैनेट के बारे में फेक डेटा ट्रांसमिट करने लगता है, इस उम्मीद में कि उसका डेटा देखकर नासा को लगेगा कि यहाँ लाइफ पॉसिबल है और वे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे, जिसका फायदा उठाकर वो इस प्लैनेट से निकल सकेगा। यही वजह है कि जब इंडोरेंस उसे ढूंढता हुआ ऐसी प्लैनेट में पहुंचता है तो डॉक्टर मैन उन्हें मारकर वहां से भाग जाना चाहता है और स्पेस शटल से खुद को जबरदस्ती डॉक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो स्पेस शटल को डैमेज कर देता है और इससे शटल का फ्यूल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए बाद में कूपर को ब्लैक होल का स्लिंग शॉट लगाना पड़ता है ताकि इतना एक्सेलरेशन पैदा किया जा सके कि एडमंड्स प्लैनेट तक पहुंचा जा सके। ऐसा करते हुए वो टार्स रोबोट को ब्लैक होल से क्वांटम डाटा कलेक्ट करने के लिए ब्लैक होल में गिरा देता है और प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी को एडमंड्स प्लैनेट की तरफ एक्सेलरेट कर देता है। ऐसा करने में उसके शटल का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो ब्लैक होल में गिरने लगता है। लेकिन वे लोग जो 5th डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं उसे एक टेसरेक्ट के जरिए बचा लेते हैं। इसी दौरान वो मर्फ से पास्ट में ग्रेविटेशनल एनोमली के जरिए बातें करता है, जो ग्रेविटी इक्वेशन को सोल्व करने में उसकी मदद करती है। बाद में जब कूपर टेसरेक्ट से निकलता है तो उसे कूपर्स स्टेशन में बचा लिया जाता है। चलिए अब वीडियो के आखिरी में 10वीं चीज समझते हैं कि जब कूपर टेसरेक्ट से मोर्स कोड के जरिए मर्फ को संदेश भेजता है तो अर्थ में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस डेटा का इस्तेमाल करके अर्थ में मर्फ ग्रेविटी की पहेली को समझने में कामयाब हो जाती है और नासा अर्थ से लोगों को एक बड़े स्पेसक्राफ्ट में लिफ्ट करके स्पेस में सैटर्न ग्रह तक लाने में कामयाब हो जाता है। फिल्म के आखिरी में कूपर इसी स्पेसक्राफ्ट में जागता है। अब चूंकि ग्रेविटी की पहेली को सोल्व कर दिया गया है, इसलिए इस स्पेसक्राफ्ट के सीलिंग में भी घरों का निर्माण किया जा सकता है और इसके बावजूद कोई भी ऊपर से नीचे नहीं गिरता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से इतनी चीज़ों को जानने के बाद आपको एक बार फिर से
इंटरस्टेलर मूवी को विजिट करना चाहिए। अगर आपने एक बार भी इस फिल्म को नहीं देखा है तब भी अब आपको इस फिल्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप फिल्म खुलकर एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।